हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ल्यूसेंट सीरीज है वो करेंगे, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आप इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ल्यूसेंट सीरीज जो है ये इसमें शुरू होगी, जिसमें आपको फैक्चुअली डाटा भी मिलेगा और बहुत सारी नई चीजें जो है ये सीखने को भी आपको मिलेगी। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रमोद राणा और यहाँ पर दोस्तों जो मैं है आपको तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? स्प्रिंग तुला के आविष्कार के लिए, पीजो के मीटर के आविष्कार के लिए, मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए, या फिर वैक्यूम गेज के आविष्कार के लिए हो जाएगा। तो याद रखना इवेंजेलिस्टा ये जो टोरिसेली है ये मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए क्या है, आपको याद रखना है, प्रसिद्ध है। ऐसे याद रखो, मरकरी बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऐसे विजुअल कर लो कि वायुमंडल का दाब अपन नाप रहे हैं, बेर तोड़ रहे हैं, और बेर तोड़ रहे हैं तो बेर तोड़ रहे हैं इवेंजेलिस्टा, लास्ट में बेर तोड़ लिए। तो इवेंजेलिस्टा जो टोरिसेली है ये किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना मरकरी बैरोमीटर के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? मरकरी बैरोमीटर के लिए हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दोस्तों इंडक्शन मोटर जो है इसका आविष्कार किया था? फ्रैंक सुमान ने किया था, निकोला टेस्ला ने किया था, जॉन एल बेयर्ड ने किया था, या फिर थॉमस सेवरी ने किया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला ने किया। ऐसे याद रहेगा, इंडक्शन मोटर चालू की और निकल गया टेस्ला की कार पे बैठ के। तो निकोला टेस्ला जो है इसने इंडक्शन मोटर का क्या किया था? आविष्कार किया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहले लंबे समय तक चलने वाले प्रकाश बल्ब जो है उसका आविष्कार किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहले लंबे समय तक चलने वाले प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया? माइकल फेराडे, एनरिको फर्मी, थॉमस एडिसन, या फिर नील्स बोर और अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा? बताइए, किस वैज्ञानिक ने पहले लंबे समय तक चलने वाले प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था? तो याद रखना थॉमस एडिसन जो है ना, थॉमस एडिसन ने, याद रखना दोस्तों, इस प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था जो कि लंबे समय तक चलने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया? ऑरविल और बिल्बर राइट ने, अगस्टे और लुई लुमियर ने, एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, या फिर लुई पास्टर और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हो जाएगा? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑरविल और बिल्बर राइट ने किया था। किसने किया था? ऑरविल और बिल्बर राइट ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ऐसे याद रखो, हवाई जहाज हमने कहा और, अब हवाई जहाज से अपन जाएंगे तो अपना बिल और ज्यादा बनेगा, तो और बिल ज्यादा बनेगा, और बिल बिल बल्बर राइट, और बिल और बिल्बर राइट, और बिल और बिल्बर राइट, और बिल और बिल्बर राइट जो है ये याद रखना, इसने हवाई जहाज का क्या किया था? आविष्कार किया था। ठीक है, ये सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिकों ने दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत जो है उसका प्रस्ताव रखा था? वॉटसन और क्रिक ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, या फिर जॉन डॉल्टन ने हो जाएगा? बताइए, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? तो याद रखना, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसका प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एफएम रेडियो का पेटेंट करने का श्रेय दिया जाता है? जो अपन एफएम रेडियो सुनते हैं इसका पेटेंट करने का श्रेय किसे दिया जाता है? निकोला टेस्ला, कार्ल बेंज, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर जॉन बेयर्ड हो जाएगा? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एफएम रेडियो का जो पेटेंट है, पेटेंट कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इनको एफएम रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एलटीई प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी में किया जाता है? यदि दोस्तों आपने 4G तकनीक चलाई है, ठीक है, तो 4G यदि अभी देखिए, अभी तो हाल फिलहाल अब हर जगह 5G आ गया है, पर आपने 4G चलाया होगा तो आपको यहां पर दिखाता होगा एलटीई या फिर वोल्टी। तो ये जो 4G तकनीक है ये याद रखना दोस्तों, 4G तकनीक जो है इसमें आपको याद रखना है वायरलेस प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना LTE जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग
निम्नलिखित में से किस पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकियों में किया जाता है? तो याद रखना 4G पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी में LTE का प्रयोग किया जाता है। LTE का प्रयोग किया जाता है, तो LTE या फिर VOLTE हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? बताइए, किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान करार? तो ये गगनयान मिशन हो जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन जो है इसे याद रखना, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम जो है ये करार दिया गया। तो इसका 8वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? विद्युत आवेश के संरक्षण की खोज की थी, विद्युत बल्ब की, एक्सरे की खोज की थी, या फिर ऊष्मागतिकी की खोज हो जाएगा? बताइए, विल्हेम कॉनराड रोंटगन जो है इन्होंने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो याद रखना एक्सरे की खोज की थी। इन्होंने क्या की थी? एक्सरे की। हालांकि ये एक्सरे की खोज कर नहीं रहे थे, कुछ और खोज कर रहे थे, परंतु दोस्तों याद रखना जब ये किरणें पड़ी तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो आर पार चीजें दिख रही। तो इस तरह दोस्तों एक्सरे की जो ये खोज हो चुकी थी। तो विल्हेम कॉनराड रोंटगन जो है इन्होंने किसकी खोज की? एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, विल्हम, उन्होंने कहा कि बिल हम भरेंगे किसके लिए? एक्स के लिए। तो एक्सरे की खोज विल्हम कॉनराड रोंटगन ने कर दी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, 1610 के आरंभ में, 1610 पता है ना? 1610 कौन से समय है? 1605 में जहांगीर बना। जिस समय मुगल बादशाह अपने भारत में जहांगीर है, उस समय उसके प्रारंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी? साइमन मरियस ने, टाइको ब्रायन ने, गैलीलियो गैलीली ने, या फिर जोहानस केपलर ने हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों 1610 के आरंभ में ये जो अपना बृहस्पति ग्रह है ना, इसके 4 चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? दूरबीन से गैलीलियो गैलीली ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो गैलीली जो है इन्होंने की थी। याद रखना, तो बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज जो है गैलीलियो गैलीली ने कर दी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय गणितज्ञ के नाम पर सोवियत संघ यानी USSR के द्वारा 1975 में प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? ये बताइए, भारतीय गणितज्ञ के नाम पर सोवियत संघ यानी USSR के द्वारा, USSR के द्वारा याद रखना 1975 जो है इसमें प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? इनसेट 1 था, भास्कर सेगा 1 था, रोहिणी RSD-1 था, या फिर आर्यभट्ट हो जाएगा? बताइए, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को ध्यान रखना है, आर्यभट्ट हो जाएगा। इतना बेसिक सभी को समझ में आ गया। तो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर USSR द्वारा 1975 में प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वें का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में संचार विकास के बारे में सही है? भारत में टीवी सेवाएं जो है आजादी से पहले शुरू हो गई थी, टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था, और दूरदर्शन को 1976 में दोस्तों अलग से पहचान मिली थी। बताइए, इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी ऑप्शन सही है। टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से बिल्कुल अलग कर दिया गया था, और साथ ही साथ दूरदर्शन को 1976 में अलग पहचान मिली थी, ये ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, जबकि भारत में टीवी सेवाएं आजादी के बाद शुरू हुई। 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1655 की घटना है। शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर, जो शनि के छल्ले हैं उसका ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति आखिरकार कौन था? हिदेकी युकावा, गैलीलियो गैलीली, क्रिस्टियान ह्यूजेस, या फिर जियोवानी कैसिनी हो जाएगा? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियान ह्यूजेस हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? क्रिस्टियान ह्यूजेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ 13 हो गया ना, 14 रहेगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी के लिए, उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
थॉमस एडिसन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, या फिर निकोला टेस्ला को हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक भौतिकी के लिए उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कमेंट्स के माध्यम से ये बताइए कि इन्हें आखिरकार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से मिला था, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है टेरलस, TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है डॉट 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 के पास स्थित है। सोमनाथ के पास, तिरुवनंतपुरम के पास, श्री हरिकोटा के पास, या फिर चांदीपुर के पास हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल के तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के पास कौन सा हो जाएगा? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हो जाएगा, टल्स। ठीक है, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हो जाएगा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टल्स हो जाएगा। ये याद रखना, केरल के तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरी फीड माउंटेन, ये फाउंटेन पेन जो है इसका आविष्कार किसने किया? डेविड ह्यूजेस ने, इयान डोनाल्ड ने, LE वाटरमैन ने, या फिर अल्फ्रेड नोबेल ने हो जाएगा। तो कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन जो है इसका आविष्कार किसने किया था? LE वाटरमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? LE वाटरमैन जो है इन्होंने कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन जो है उसका आविष्कार किया था। किसने किया था? LE वाटरमैन ने हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1928 में, 1928 में यह खोज किसने की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश जो है भिन्न रंग का हो जाता है। ये आखिरकार किसने कहा था कि जब कोई रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में या पानी में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश जो है वो भिन्न रंग का हो जाता है। ये किसने कहा था? ये CV रमन ने कहा था, ठीक है। ये किसने कहा था? CV रमन ने हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिकी में हिग्स बोसोन नामक कण को किस और नाम से भी जाना जाता है? क्वीन ऑफ पार्टिकल, प्रिंस ऑफ पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, या फिर किंग ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, बताइए। भौतिकी में जो हिग्स बोसोन है नामक कण को किस और नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, हिग्स बोसोन नामक कण जो है उसको गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना, गॉड पार्टिकल के नाम, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। किसे नाम जाना जाता है गॉड पार्टिकल के नाम से? तो याद रखना, भौतिकी में हिग्स बोसोन नामक कण जो है इसको किस और नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो हिग्स बोसोन नामक कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना जो 2011 की है इसके अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार 41% से अधिक जो घर हैं इनके द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? किस माध्यम से दोस्तों पानी पहुंचता था? नदी से, नल से, कुएं से, या फिर हैंडपंप या ट्यूबवेल से? तो इसका सही आंसर क्या है? हैंडपंप या ट्यूबवेल से हो जाएगा। ट्यूबवेल मतलब समझते हो ना, जैसे आप देखते हो ट्यूबवेल घरों में होती है, खेतों में होती है ना ट्यूबवेल, इसके माध्यम से पानी पहुंचता था 41% तक घरों तक 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या डॉट 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 मिलियन है, बताइए। 767.5, 765.5, 769.5, या फिर 763.5 हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन हो जाएगी। आप कमेंट में ये बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा? आपको पता होगा केरल है। आप ये बताइए कमेंट में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या है, ये आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल परसेंटेज आखिर कितना है? 10.2, 12.4, 16.6, या फिर 14.2 हो जाएगा, बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत आखिरकार कितना है? तो याद रखना दोस्तों 14.2 हो जाएगा।
ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2 जो है ये भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो याद रखना 14.2% हो जाएगा भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हमें देखी गई। भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई। 23%, 5%, 17% या फिर 11%, बताइए। तो भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई। तो याद रखना 17.5% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो याद रखना दोस्तों 17.5% की दोस्तों क्या देखी गई, वृद्धि देखी गई। ठीक है, 17.5% की क्या देखी गई थी, वृद्धि देखी गई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों में नहीं आता है। कौन सा ऐसा राज्य जो अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों में नहीं आता। राजस्थान, झारखंड, बिहार या फिर दोस्तों पंजाब हो जाएगा, बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो पंजाब राज्य है वो अधिकार प्राप्त कार्य समूह EAG राज्यों में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पंजाब राज्य हो जाएगा। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार डॉट 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 की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मिजोरम की, गोवा की, केरल की या फिर कर्नाटक की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डॉट 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 की साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक है। किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, अभी अभी बताया था मैंने, केरल राज्य हो जाएगा जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगी, ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये बताइए सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये कौन सा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ अधिकतम लिंगानुपात है, यानी मैक्सिमम सेक्स रेशियो केरल में 1000 पे 1084 महिलाएं हैं, जबकि डॉट 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 का भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं के साथ सबसे कम है। यानी आपको ये बताना है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो आपको दिख रहा है केरल है, 1000 लड़कों पे 1084 लड़कियां हैं, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं ये आपको बताना है, बताइए। तो याद रखना 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हो जाएंगी, तो 1000 पुरुषों पे आपको ध्यान रखना है 879 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पे आपको याद रखना है दोस्तों कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुषों पे आप सभी को ध्यान रखना है 879 महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। भारत की जनगणना देखो 2011 के अनुसार ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में एक औसत रूप से भारत में कितने लोग रहते हैं, बताइए। औसत पूछ रहा है कि भारत में आखिरकार कितने लोग रहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 382 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 382 लोग हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। 2011 में भारत के किस राज्य में जो हिंदू आबादी है इसका परसेंट सबसे अधिक है। 2011 में भारत के किस राज्य में जो हिंदू आबादी है उसका परसेंट सबसे अधिक है। तो याद रखना दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में जो हिंदू आबादी है उसका परसेंटेज दोस्तों क्या है, सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी का परसेंटेज जो है सबसे अधिक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। अप्रवासी जो बाहर से हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो आप बता पाओगे।
तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें अप्रवासियों की संख्या जो है सबसे अधिक हो जाएंगी। ठीक है, महाराष्ट्र में अप्रवासियों की संख्या जो है सबसे अधिक हो जाएंगी। भारत की जनगणना 2011 जो है इसमें स्वतंत्रता के बाद डॉट 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 की राष्ट्रीय जनगणना थी। देखो 2011 भारत की जनगणना 2011 की जो थी वो स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की? स्वतंत्र कब हुआ था? 1947। तो 1951 की जनगणना 61, 71, 81, 91, 01 और 1, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जनगणना हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की आजादी के बाद दोस्तों ये याद रखना 2011 की जो जनगणना है ये सातवीं जनगणना। 2011 की जो जनगणना है वो आप सभी को ध्यान रखना है, भारत की आजादी के बाद सातवीं जनगणना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सातवीं जनगणना हो जाएगी भारत की आजादी के बाद जो जनगणना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 साल से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर जो है ये क्या थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं इनकी अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर जो है ये क्या थी? 34, 55, 76, 13, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 हो जाएगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 साल से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति डॉट 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 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी ये क्लियर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपन लिंगानुपात जब निकालते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात हम निकालते हैं तो कितने पुरुषों पे निकाला जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है वो अपन लिंगानुपात निकालते हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पे आखिरकार कितनी महिलाएं, उस आधार पे हम जो है लिंगानुपात निकालते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 जो है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में उल्लेखित अन्य तीनों की तुलना में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम घनी आबादी वाला है? बताइए, बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर सबसे कम लोग जो है रहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे कम लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना सभी को समझ में आ गया ना। तो ये अपन ने देखा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है ये न्यूनतम आपसे पूछ रहा है, यानी सबसे कम जनसंख्या का घनत्व कौन से राज्य में? बताइए, सबसे कम जनसंख्या का जो घनत्व है ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश क्या इंडिया का दोस्तों सबसे जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका जनसंख्या घनत्व जो है क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाए, मतलब इसका जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम न्यूनतम हो जाएगा, ये याद रखना। तो 33 का बी ऑप्शन 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में डॉट 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 परसेंट की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा? बिहार हो जाएगा। बिहार की साक्षरता दर आपसे पूछी जा रही है, बताइए। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 63.82% हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो केरल राज्य है उसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश क्या? भारत की दोस्तों जो साक्षरता दर है एवरेज कितनी है? भारत की एवरेज साक्षरता दर कितनी है? बताओ फटाफट बताइए। 63 पॉइंट वो सॉरी ये तो बिहार की हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? भारत में टोटल छोटे बच्चे जो हैं उसमें ग्रामीण छोटे बच्चों का परसेंटेज कितना है, ये आप सभी को बताना है, बताइए।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 74.05% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 74.05% हो जाएगा। याद रखना, देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंट 74.05% हो जाएगा। ये याद रखना, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में डॉट 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 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं? शिशु मृत्यु दर आखिरकार किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो शिशु मृत्यु दर उसको कहते हैं कि जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ और 1 साल के अंदर, ठीक है, किसी बच्चे का दोस्तों जन्म हुआ और 1 साल के अंदर जो है, 1 साल के अंदर अंदर जो है वो 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु हुई, वही दोस्तों शिशु मृत्यु दर हो जाएंगे। यानी 1000 बच्चे जन्मे और 1 साल के अंदर कितने बच्चे उनमें से मर गए, वही शिशु मृत्यु दर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1 साल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1 साल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में एसटी का अनुपात जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा? एसटी का अनुपात आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में एसटी का अनुपात सबसे अधिक है? तो मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, और एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछे तो अपने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ये याद रखना। ठीक है, लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन है? लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन है? सरदार हुकुम सिंह, M.A. अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आपको याद रखना, देखिए लोकसभा अपने मध्य प्रदेश में संसदीय व्यवस्था है और जो संसद है वो किस किस से मिलकर बनती है? संसद जो है वो राज्यसभा से मिलकर बनती है, संसद जो है लोकसभा से मिलकर बनती है और संसद जो है प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर दोस्तों क्या बनती है? संसद बनती है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और साथ ही साथ याद रखना, लोकसभा में सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ऐसे याद रखो, लोकसभा सबसे पहले बनी तो हम सबसे पहले कौन से भगवान की पूजा करते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर की हो जाएगी। ये याद रखना। ठीक है, वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला जी। वर्तमान में ओम बिड़ला जी लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। सबसे लंबे समय तक बलराम जाखड़ जी जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे लंबे समय तक बलराम जाखड़ रहे, सबसे पहले गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी हैं, साथ ही साथ दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में ओम बिड़ला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। ये भी आप सभी को महत्वपूर्ण पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आखिरकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर सीवी रमन हो जाएंगे? बताइए। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। फटाफट बताइए कमेंट्स में कि रविंद्रनाथ टैगोर को आखिरकार नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? और साथ ही साथ याद रखना, मध्य प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में, ये भी बताइए। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है? आर बानुमति, फातिमा बीवी, इंदिरा बनर्जी या फिर इंदु मल्होत्रा हो जाएगी? बताइए। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला भारतीय महिला न्यायाधीश हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट की कौन हो जाएंगी? सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय महिला न्यायाधीश। भारतीय महिला न्यायाधीश हो जाएंगी। तो भारतीय महिला न्यायाधीश भारत की सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कौन हो जाएंगी? ये ध्यान रखना, फातिमा बीबी हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी? फातिमा बीबी हो जाएंगी। ये याद रखना। और फातिमा बीबी याद रखना सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो दोस्तों
सुप्रीम है अपने यहाँ, यदि कोई जिला न्यायालय से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सीधे कहाँ व्यक्ति जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से 147 तक की गई। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन चेंज हुए हैं, कौन बने हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बताइए फटाफट बताइए। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन बने हैं, और इसका सही आंसर फातिमा बीबी हो जाएगा। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो है ये कब किया गया था, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन, तो भारत में सबसे पहले जो एशियाई खेल है 1951 में शुरू हुए थे। ठीक है, 1951 में एशियन गेम्स हुए थे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियन गेम होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है ओलंपिक होते हैं। ठीक है, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम होते हैं। तो एशियन गेम सबसे पहले 1951 में, याद रखना, भारत में आयोजित किए गए थे। तो भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया, 1951 में हो जाएगा। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न से नवाजा गया था, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर नेल्सन मंडेला। तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इन्हें भारत रत्न मिला था, ये याद रखना। तो पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए। ठीक है, इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो पहले गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद देखिए, 2 सेकंड रुकना जरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो याद रखना, पहले गैर भारतीय जिसे भारत रत्न। अब आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट होगा कि सर मदर टेरेसा क्यों नहीं होगी, ये आपको पता लगाना है। मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, आपको पता ही नहीं पता। 1980 में जहां मदर टेरेसा को मिला और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ बताइए, भारत में सबसे पहले 1954 में भारत रत्न किसे मिला, कमेंट्स के माध्यम से बताइए, आपको पता होगा जरूर। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, भारत के पहले विमान वाहक का नाम क्या है, INS खुखरी, INS नीलगिरी, INS हिमगिरी या फिर INS विक्रांत हो जाएगा। बताइए, भारत के पहले जो विमान वाहक है उसका नाम क्या हो जाएगा। तो भारत के पहले जो विमान वाहक है उसका नाम क्या हो जाएगा, INS विक्रांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो याद रखना INS विक्रांत जो है ये भारत के पहले विमान वाहक का नाम हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले विमान वाहक का नाम क्या हो जाएगा, INS विक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत के पहले विमान वाहक का नाम जो है INS विक्रांत हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये कौन थे। आपको पता है भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, किसके चुनाव कराने के लिए, सांसदों के, विधायक के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों के। ये सब चुनाव कौन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग। जबकि पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कौन कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। दोनों ही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, 324 से 319 आर्टिकल हो जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई, और निर्वाचन आयोग के सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन। और आप कमेंट्स में बताइए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये कौन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्यजीत रे, रेसुल पुकुट्टी, गुलजार या फिर भानु अथैया। ऑस्कर जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, ऑस्कर जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। तो ऑस्कर जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, भानु अथैया हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, भानु अथैया जो है ये ऑस्कर जीतने वाले सबसे पहले भारतीय हो जाएंगे। तो ऑस्कर जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही, जय ललिता, सुचेता कृपलानी, नंदिनी सतपथी या फिर जानकी रामचंद्रन हो जाएगी। बताइए,
तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही, तो याद रखना दोस्तों सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की सबसे पहली क्या थी दोस्तों, महिला मुख्यमंत्री रही है। कौन, सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डॉट 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 में भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे 1956 में बनाया गया। कामिनी, रोहिणी, कुडन, कुलम या फिर अप्सरा। अप्सरा भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे 1956 में बनाया गया था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, अप्सरा जो है, अप्सरा जो है ये भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे कब बनाया गया था, 1956 में। तो अप्सरा भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे 1956 में बनाया गया था। ठीक है, अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। मेहरानगढ़ का किला, पुराना किला, हवा महल या फिर इंडिया गेट हो जाएगा, बताइए कौन सा स्मारक जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया, तो हवा महल हो जाएगा। जयपुर में एक बहुत ही प्यारा महल है, जयपुर को जो पिंक सिटी कहा जाता है, वहां पे बहुत सारे पिंक पिंक घर हैं और उसी में ये पिंक के महल हो जाएगा जिसका नाम है हवा महल। इस महल से हवा बहुत प्यारी तरीके से आती है, इसीलिए इस महल का नाम क्या पड़ा, हवा महल हो जाएगा, याद रखना। और ये जो हवा महल है ये सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, आपको याद रखना है हवा महल बनवाया गया। तो कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया, तो हवा महल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हवा महल हो जाएगा। नेक्स्ट है सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन है। जॉर्डन उडजन हो जाएगा, फ्रैंक लॉयड राइट हो जाएगा, अल्वर आल्टो हो जाएगा या फिर हिरोशरी नन हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन उडजन हो जाएगा। तो सिडनी ओपेरा हाउस जो है इसके शिल्पकार कौन हो जाएंगे, जॉर्डन उडजन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, जॉर्डन उडजन जो है इसके शिल्पकार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉर्डन उडजन जो है इसके शिल्पकार हो जाएंगे, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जॉर्डन उडजन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में या भारत में, बताइए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, तो याद रखना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा। चलिए इतना सभी को समझ में आ गए सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपन 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन जो है वो अपन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन जो है ये अपन सब कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। हाँ तो चलिए आगे देखिए। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, आगे बढ़े। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये कहां पर हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेलिंग वॉल जो है ये किससे संबंधित है। बहाई से संबंधित है, यहूदियों से संबंधित है, शियाओं से या फिर कैथोलिक से संबंधित है, बताइए। वेलिंग वॉल जो है ये किससे संबंधित है, तो वेलिंग वॉल जो है ये याद रखना यहूदियों से संबंधित है। ठीक है, यहूदियों से संबंधित हो जाएगा क्या, वेलिंग वॉल। तो वेलिंग वॉल जो है किससे संबंधित है, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, यहूदियों से संबंधित है। तो यहूदियों से संबंधित दोस्तों क्या हो जाएगा, वेलिंग वॉल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद जो 4 मीनार है वो कहां पर स्थित है। दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर मुंबई में हो जाएगा, बताइए। एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद 4 मीनार कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ये ध्यान रखना 4 मीनार। जबकि दिल्ली की स्थापना अनंग पाल सिंह तोमर ने की थी, ये ध्यान रखना। दिल्ली में लाल किला है, जामा मस्जिद है, ये भी है। दिल्ली में लोटस टेम्पल भी है, दिल्ली में इंडिया गेट भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
भारत की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई हो जाएगी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाया गया था। गोल गुंबद स्मारक जो है डॉट 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 में स्थित है, हैदराबाद, पुणे, बीजापुर या फिर बीदर में स्थित है, बताइए। गोल गुंबद स्मारक जो है वो कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है बीजापुर में गोल गुंबद स्मारक हो जाएगा। तो जो ये गोल गुंबद स्मारक है ये कहां पर स्थित है, बीजापुर में स्थापित स्थित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 13वीं शताब्दी का एक स्मारक हो जाएगा, सांची का स्तूप, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दखिल दरवाजा या फिर अजंता की गुफाएं। तो 13वीं शताब्दी का एक स्मारक कौन सा हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। सांची का जो स्तूप है ये अशोका ने बनवाया था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये स्तूप हो जाएगा। इसमें गौतम बुद्ध के दांत हैं, सारीपुत्र महामोगलायन की अस्थियां, और साथ ही साथ याद रखना दोस्तों ये काला स्तूप भी हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्तूप हैं जो कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची का स्तूप हो जाएगा। अजंता की गुफाएं भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं हमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया, जलियांवाला बाग, सूर्य मंदिर, इंडिया गेट या फिर गेटवे ऑफ इंडिया, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा। यदि आप जाओगे दोस्तों अरब सागर, जैसे यह है अपना प्यारा भारत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये अरब सागर है, यहाँ पर मुंबई है। तो जब जॉर्ज पंचम आए थे ना दोस्तों नाव से, तो यहाँ पर मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया बना है वहीं पर दोस्तों जॉर्ज पंचम उन्हीं के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, और अंग्रेज भी गेटवे ऑफ इंडिया से ही भारत से बाहर गए थे, याद रखना। तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से क्या बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया था, तो आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह जो स्पुतनिक 1 है ये लॉन्च किया था, फ्रांस, रसिया, जर्मनी या फिर अमेरिका ने किया था, बताइए फटाफट। किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह जो स्पुतनिक 1 है ये लॉन्च किया था, तो याद रखना सोवियत संघ ने किया था, रसिया ने किया था, यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर ने आप सभी को ध्यान रखना है अपना कृत्रिम उपग्रह जो स्पुतनिक 1 है वो लॉन्च किया था, ठीक है। क्या किया था, कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो है ये किसने लॉन्च किया था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यानी रसिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो यूएसएसआर ने आप सभी को ध्यान रखना है अपना कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो है ये लॉन्च किया था सोवियत संघ यानी रसिया ने, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ऑर्थर अस्किन, हेनरी डुनांत, जोसेफ रोडबेल्ट या फिर लियोनिद हर्विकेज हो जाएगा, बताइए। तो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना हेनरी डुनांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो याद रखना है दोस्तों हेनरी डुनांत हो जाएगा। तो जो हेनरी डुनांत है इन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार शांति का जीता था, ठीक है। शांति के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जुंको ताइबे, कैरोलिना मिकेल्सन, वैलेंटिना टेरेस्कोवा या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी, जुंको ताइबे हो जाएंगी, ठीक है। तो जुंको ताइबे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएंगी, ये याद रखना, ठीक है। तो जुंको ताइबे हो जाएंगी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएंगी। कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था, जापान, भारत, चीन या अमेरिका, बताइए। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था, कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश, भारत का सबसे पहला देश कौन सा था, तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था, चाइना हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, चाइना जो है ये कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश हो जाएगा, ठीक है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, चाइना। चाइना पहला देश हो जाएगा जो कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था, अमेरिका, भारत, यूके या फिर चीन।
तो संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका भी यूके का गुलाम था, परंतु जल्दी अमेरिका आजाद हो गया और संविधान तैयार करने वाला पहला देश अमेरिका। जबकि भारत का सबसे बड़ा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा हो जाएगा? भारत का सब हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में बात की गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है किस स्थान पर आयोजित हुआ था? पेरिस, एथेंस, बर्लिन या फिर एम्स्टर्डम में? बताइए। यूनान के एथेंस में। आप सभी को पता है पहला जो आधुनिक ओलंपिक है 1896 में शुरू किया गया था, ये आप सभी को पता होगा। 1900 में दोस्तों कहां पर हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में कहां हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। पता है कि नहीं पता है? तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो एथेंस यूनान में हो जाएगा। ठीक है, कहां पर हो जाएगा? एथेंस यूनान में। आप सभी को ध्यान रखना है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये आयोजित किया गया था एथेंस यूनान में हो जाएगा। ठीक है, एथेंस यूनान में सबसे पहला ओलंपिक खेल जो है आयोजित किया गया था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला डॉट 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 थी? कल्पना चावला, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, नाडिया कोमांसी या फिर तमारा प्रेस? बताइए। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला कौन है? वेलेंटिना टेरेस्कोवा हो जाएंगी। ठीक है, वेलेंटिना टेरेसाकोवा हो जाएंगी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला हो जाएंगी। ये याद रखना, कौन हो जाएंगी? तो वेलेंटिना टेरेसाकोवा हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश है? अर्जेंटीना, अमेरिका, उरुग्वे या फिर भारत हो जाएगा? बताइए। निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश हो जाएगा? तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? उरुग्वे जो है, ये याद रखना, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? बान की मून, ट्राइगवे लाइक, शशि थरूर या फिर यूथांट? संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले महासचिव कौन थे? यूनाइटेड नेशंस जो है इसके सबसे पहले महासचिव कौन थे? यूनाइटेड नेशंस के सबसे पहले महासचिव जो है ये कौन थे? तो याद रखना, ट्राइगवे लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइगवे लाई जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले क्या हो जाएंगे? महासचिव हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइगवे लाई जो है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले महासचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? हेरोडोट्स, थेल्स, एनाक्सीमेंडर या फिर हेकेटियस? तो विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन हो जाएगा? एनाक्सीमेंडर हो जाएगा। हेरोडोट्स को तो इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री इसको कहा जाता है हेरोडोट्स को, जबकि एनाक्सीमेंडर जो है ये विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता हो जाएगा। कौन? एनाक्सीमेंडर हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। यानी जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्र हैं, उनके बीच व्यापार कौन देखता है? नाम से ही दिख रहा है, वर्ल्ड बैंक, मुद्रा कोष, वित्त निगम या फिर विश्व व्यापार संगठन? नाम से ही दिख रहा है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना। फटाफट बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बैंक पता होगा, 1945। ठीक है, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय डॉट 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 में स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, हैग या फिर वियना में? बताइए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 1945 में स्थापना हुई वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। वर्ल्ड की बैंक है, वॉशिंग यानी कपड़े करते रहेंगे, और वहां पे तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? भूटान, रसिया, भारत या दक्षिण अफ्रीका? कौन सा देश जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? बताइए, बताइए। ठीक है, ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो भूटान नहीं है। ठीक है, तो भूटान नहीं है ब्रिक्स का सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों ब्रिक्स के ये सभी सदस्य हो जाएंगे।
ठीक है, तो भूटान नहीं होगा। कौन कौन से हो जाएंगे? ब्राजील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना और साउथ अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स याद रखना। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ब्रिक्स का सदस्य देश भूटान नहीं है, और इसके अलावा हो जाएंगे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस, हेग, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय याद रखना दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा। ठीक है, द हेग में आप सभी को ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो द हेग में हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉट 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 का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक या फिर ILO? बताइए। तो ओपेक का मुख्यालय याद रखना ऑस्ट्रिया के वियना में हो जाएगा। ठीक है, OPEC, ओपेक का मुख्यालय, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो ओपेक है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में हमें देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस, यूएन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर वॉशिंगटन DC में हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन जो है, इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकारों से रिलेटेड ये रिपोर्ट जारी करता है। विपो, विपो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में है, जेनेवा में है, लंदन में है या फिर रोम इटली में है? बताइए। बताइए फटाफट। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। आप फटाफट ये बताइए विपो की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो की स्थापना कब हुई? कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट है एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक की स्थापना किस वर्ष हो गई थी? बताइए, एपेक की स्थापना किस वर्ष हो गई थी? एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक, एपेक की स्थापना किस वर्ष हो गई थी? तो याद रखना डी ऑप्शन, 1989। 1989 में आपको याद रखना है एपेक की स्थापना हो गई थी, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक। एपेक की स्थापना कब हो गई थी? तो याद रखना इंपॉर्टेंट, 1989 में हो जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक ऊर्जा समीक्षा, विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक, दक्षिण पूर्वी एशियाई ऊर्जा आउटलुक या फिर ऊर्जा रिपोर्ट हो जाएगी? तो याद रखना विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक हो जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखना विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक, विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक हो जाएगी। तो विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट जो है, ये ध्यान रखना दोस्तों, किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इरेना के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट जो है इरेना के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना सभी को समझ में आ गया? कुतुब मीनार को किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? 1990 में, 1993, 1996 या 2004? देखिए दोस्तों, याद रखना यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हो जाएगा। याद रखना फ्रांस के पेरिस में मुख्यालय, 1945 में स्थापना हो गई थी। इसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल घोषित किए जाते हैं, जिसमें से भारत में सबसे पहले याद रखना 1983 में आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं।
ए, अजंता, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं। आगरा किला, आगरा का ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये आपको याद रखना है। इनको 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, इनको 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो याद रखना, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। तो आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं। सबसे पहले याद रखना खजुराहो, जिसे 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सांची को याद रखना 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और भीमबेटका जो है उसे 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, और कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार आपको पता है कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कुतुब मीनार का क्या करवाया था? निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने भी इसमें योगदान दिया था। और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान रखना है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू इसने करवाया, इल्तुतमिश ने योगदान दिया। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने भी चौथा और पांचवा माला बनवाया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1993 में हो जाएगा। चलिए, इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू अब आगे कर लेते हैं। तो हमने 75 क्वेश्चन तक जो कर लिया था कि कुतुब मीनार को किस वर्ष 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अजंता की गुफाओं को शामिल किया है। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में हो जाएगा? बताइए। तो यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है उसमें अजंता की गुफाओं को शामिल किया है। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए, अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में हो जाएगी? हाँ, तो देखिए दोस्तों, याद रखना, यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर सूची में 4 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कौन कौन से? आगरा का किला हो जाएगा, आगरा का ताजमहल हो जाएगा, अजंता की गुफाएं हो जाएंगी और एलोरा की गुफाएं हो जाएंगी। आगरा का किला और आगरा का ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश में है और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हमें देखने को मिल जाएगी। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जिन्हें 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, जिन्हें 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? 1982, 88, 2005 या फिर 2010 हो जाएगा? बताइए, नंदा देवी को किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है याद रखना इसको 1988 में हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो इसे 1988 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1988 में आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, नंदा देवी को शामिल किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारक जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल थे ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर केरल में हो जाएंगे? बताइए, हम्पी के स्मारक हम्पी के स्मारक जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है तो कर्नाटक में हो जाएंगे। ठीक है, हम्पी के स्मारक कर्नाटक में हो जाएंगे और हम्पी के जो स्मारक है इसे याद रखना 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। कब शामिल कर दिया गया था? तो 1986 में हम्पी के स्मारकों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। 1986 में याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो खजुराहो है इसे भी शामिल किया गया। और साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट की जो गोवा के चर्च है, जो गोवा के चर्च है इन्हें भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल कर दिया गया। तो हम्पी के स्मारक, गोवा के चर्च, खजुराहो और साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्हें यूनेस्को की
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव जो है ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में है या फिर कर्नाटक में हो जाएगा? बताइए रानी की वाव कहाँ पे है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित जो रानी की वाव है ये गुजरात में हो जाएगी। ठीक है, ये कहां पर हो जाएगी तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, गुजरात में हो जाएगी। तो रानी की वाव कहां पर आपको देखने को मिलेगी, गुजरात में हो जाएगी। ठीक है, कहां पर हो जाएगी, गुजरात में हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, तो रानी की वाव जो है गुजरात में हमें देखने को मिल जाएगा और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, राजस्थान के जयपुर का जंतर मंतर और राजस्थान के पहाड़ी किलों को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं, कर्नाटक में हम्पी के स्मारक हो जाएंगे जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में भी सूचीबद्ध है? तो याद रखना यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें सांस्कृतिक स्थल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और मिश्रित भी होते हैं। मिश्रित जो है कंचनजंगा है, सांस्कृतिक आपको पता है ये संस्कृति से रिलेटेड है, सांची के स्तूप, खजुराहो के स्मारक हो जाएंगे, भीमबेटका की गुफाएं सांस्कृतिक है, और कोई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्राकृतिक स्थल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक स्थल हो जाएगा। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल स्थल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल स्थल हो जाएगा। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल स्थल कौन सा हो जाएगा, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाएगा। चलिए इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? रानी की वाव पाटन, सूर्य मंदिर कोणार्क, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद या फिर जंतर मंतर नई दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? रानी की वाव पाटन, सूर्य मंदिर कोणार्क, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद या फिर जंतर मंतर नई दिल्ली। देखिए रानी की वाव हो जाएगी गुजरात में, अभी बताया, सूर्य मंदिर भी हो जाएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं भी हो जाएंगी, और जंतर मंतर जो नई दिल्ली का है ना ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। जो जयपुर का जंतर मंतर है ना, जयपुर का जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ याद रखना है 2010 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, 2010 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो महाराजा सवाई सिंह है इन्होंने जयपुर में जंतर मंतर बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली में जंतर मंतर है, वाराणसी में है, मथुरा में है और महाकाल की नगरी उज्जैन में भी आपको जंतर मंतर देखने को मिल जाएगा। जंतर मंतर खगोल विज्ञान से संबंधित है, समय का निर्धारण करता है। सोचो अभी तो वर्तमान में घड़ियां आ गई, पर उस समय का निर्धारण ये खगोलीय विज्ञान पर आधारित जो जंतर मंतर है वो करता था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष सांची को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया? तो जो सांची है ना ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको सांची मिल जाएगा, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल किया गया। ठीक है, सांची जो है ये यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से एक बौद्ध स्तूप मिल जाएंगे। ठीक है, प्रमुख रूप से यहाँ पर बौद्ध स्तूप यानी बौद्ध धर्म से संबंधित हमें जानकारी मिलेगी। सांची के जो बौद्ध स्तूप है ये मौर्य वंश के शासक अशोका ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? अशोका ने बनवाए थे। सांची नामक जगह जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। सांची के बौद्ध स्तूप अशोका ने बनवाए। फिर यहाँ पे वेदिका वगैरह शुंग वंश के शासकों ने, तोरण द्वार जो है सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाए थे। शुंग वंश के शासकों ने वेदिका, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो सातवाहन वंश के शासक है उसने तोरण द्वार वगैरह बनवा दिए थे। क्या बनवा दिए थे? तोरण द्वार वगैरह बनवा दिए थे, याद रखना। तो मौर्य, शुंग और सातवाहन वंश के शासक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो मौर्य वंश हो जाएगा, शुंग वंश और सातवाहन वंश के शासक हो जाएंगे, ध्यान रखना। साथ ही साथ सांची का बौद्ध स्तूप इन्होंने बनवा दिया था। साथ ही साथ ये याद रखना दोस्तों, ये महास्तूप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? महास्तूप हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है ये काला स्तूप है। और तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें जो गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलाइन की अस्थियां है।
ये जो महास्तूप है इसमें आप सभी को इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, जो ये महास्तूप है इसमें गौतम बुद्ध के दांत है। जो दूसरा स्तूप है इसे काला स्तूप कहते हैं, इसमें तोरण द्वार नहीं है। और इसमें आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि धर्म प्रचारकों की जानकारी है। इसके अलावा सांची को जनरल टेलर ने 1818 में खोजा था। यहाँ पे बहुत सारे स्तूप, बौद्ध विहार, हर्मिका जहाँ पे अस्थियां वगैरह रखी जाती हैं, वेदिका, रेलिंग, ये सारी चीजें आपको सांची में देखने को मिल जाएंगी, ये आपको याद रखना है। तो 1989 में सांची को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित की गई है जो हिमाचल प्रदेश में आती है? रानी की वाव गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, सुंदरवन नहीं होगा, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 83 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आता है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा आप सभी को ध्यान रखना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है? किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है? अहमदाबाद को मिला है, आगरा को मिला है, भोपाल को मिला है या फिर मुंबई को मिला है? तो आपको याद रखना है किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है। तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है। अहमदाबाद गुजरात में है। आगरा में आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, जिसे 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। भोपाल के पास में रायसेन है, रायसेन में सांची और भीमबेटका दो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल स्थल है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। याद करो, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, जबकि याद रखना इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? देखिए, आपको याद रखना है सबसे पहले 1896 एथेंस यूनान में दोस्तों ओलंपिक खेलों की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। ठीक है, एथेंस यूनान में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1900 में पेरिस में हुए थे और 2000 में याद रखना सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे, और 2004 में वापस एथेंस यूनान में क्या हुए थे? ओलंपिक हुए थे। और 2000 में जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुए थे, इनमें कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारत की पहली महिला बनाई जाएगी जिन्होंने कोई भी पदक जीता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिडनी ओलंपिक हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी में सन 2000 में हुए थे। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो जाएगा। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित है, शतरंज से, कबड्डी से या फिर टेबल टेनिस से? तो लक्ष्य सेन जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस? बताइए, लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लक्ष्य सेन जो है ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, बैडमिंटन से संबंधित। लक्ष्य सेन जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1983 में हुआ था ये किस स्थान पर आयोजित किया गया? जैसा कि आप सभी को पता है 1983 में दोस्तों जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना, इसमें अपना जो इंडिया है ये वर्ल्ड कप जीता था और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था। कपिल देव की कप्तानी में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। और उस समय जो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और 1983 में आपको याद रखना है आयोजित किया गया था। इंडिया ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को। इंडिया ने दोस्तों याद रखना किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। इंडिया ने, आप सभी को ध्यान रखना है, वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, इंडिया ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 जो है ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीता था।
नेक्स्ट है जो बैडमिंटन होता है उसमें युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो बैडमिंटन में युगल कोर्ट होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी बताइए। तो जो बैडमिंटन होता है ना उसमें युगल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई जो है 13.04 मीटर इंटू 6.10 मीटर हो जाएगी। तो 13.040 मीटर और साथ ही साथ इंटू 6.10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बैडमिंटन में आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, युगल कोर्ट जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 13.40 मीटर और साथ ही साथ इंटू 6.10 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है। कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है। ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, लेग स्ट्रोक या फिर बैक स्ट्रोक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है। तो आपको याद रखना है लेग स्ट्रोक, लेग स्ट्रोक नहीं है। इसके अलावा ब्रेस्ट स्ट्रोक हो जाएगा, फ्रंट स्ट्रोक हो जाएगा और बैक स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्ट्रोक हो जाएंगे और लेग स्ट्रोक जो है ये याद रखना तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है, लेग स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिमोन बाइल्स जो है ये किस खेल से संबंधित है। तैराक है, बैडमिंटन से, जिम्नास्टिक से या फिर टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगे बताइए। तो सिमोन बाइल्स जो खिलाड़ी है जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाएंगे। किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाएंगे सिमोन बाइल्स जो खिलाड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फुटबॉल टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जो फुटबॉल की टीम होती है उसमें टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक फुटबॉल टीम जो होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? एक फुटबॉल टीम जो है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल टीम में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या फिर गोल्फ से संबंधित है। बताइए वॉकर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो वॉकर कप जो है हॉकी से संबंधित है, शतरंज से, फुटबॉल से या फिर गोल्फ से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हॉकी, शतरंज, फुटबॉल से रिलेटेड भी थोड़ी थोड़ी जानकारी अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, पैसा भी बीसीसीआई पे बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस बीसीसीआई की स्थापना आखिरकार कब हुई थी? 1928, 1926, 1924 या फिर 1922 में। बताइए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना 1928 में हो गई थी। कब हो गई थी इसकी स्थापना? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हो गई। तो बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसकी स्थापना 1928 में हो गई थी। ठीक है, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हो गई थी? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हो गई थी। और बीसीसीआई सारी क्रिकेट की व्यवस्थाएं देखता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, कबड्डी से या फिर टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। बताइए डूरंड तो ऐसे याद रखो कि आप अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खो गई तो आप ढूंढ ढूंढ के थक गए। तो डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, किससे? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। डूरंड कप हो जाएगा। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है कहां पर स्थित है? चेन्नई में, तारापुर में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में। बताइए बार्क का मुख्यालय कहां है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, कहां पे हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान रखना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में हो जाएगा। और आप कमेंट में यह बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी बार्क की।
बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाबा परमाणु रिसर्च अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यूनिसेफ का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सूचना संस्कृति और शैक्षणिक मंच हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन कल्चरल एंड एजुकेशनल फोरम, संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक और शैक्षिक कोष, इनमें से कोई नहीं। देखिए नाम से ही दिख रहा है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो जाएगा। तो यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो जाएगा। 96 का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, श्री हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला या फिर पटियाला में हो जाएंगे। श्री हरमिंदर साहिब जो है ये पंजाब के किस शहर में स्थित है? बताइए, श्री हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना, हरमिंदर साहिब जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक है, तो श्री हरमिंदर साहिब जो है ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आप सभी को ध्यान रखना, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में स्थित है श्री हरमिंदर साहिब हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन हो जाएंगे, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? डेबर झील है, राजसामंद झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है या फिर महाराणा प्रताप सागर झील हो जाएगी। बताइए ऐसी कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो जाएगी कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो जाएगी। राजसामंद झील कहाँ है? राजस्थान में। राजसामंद झील कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में हो जाएगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। इस झील में मैं भी गया था, बहुत ही प्यारी झील है, कभी आपको समय मिले तो राजसामंद झील जरूर जाना। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में हर साल जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 30 जनवरी, 25 अक्टूबर या फिर 19 सितंबर हो जाएगा। बताइए भारत में हर साल शहीद दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना, भारत में हर साल जो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 ऑफ जनवरी जो है, 30 ऑफ जनवरी जो है याद रखना, उसमें हर साल जो शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 ऑफ जनवरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को भारत में हर साल जो है ये शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। किस धातु में सबसे अधिक दोस्तों गलनांक होता है? बताइए ऐसी कौन सी धातु है जिसमें सबसे ज्यादा गलनांक होता है? तांबा में होता है, निकल में होता है, चांदी में होता है या फिर टंगस्टन में हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, टंगस्टन धातु जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? गलनांक होता है। ठीक है, तो टंगस्टन धातु जो है इसमें आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा गलनांक होता है। तो टंगस्टन धातु में आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, गलनांक होता है। जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है ना, याद करो दोस्तों, ये रहा बल्ब। ठीक है, ये रहा बल्ब। बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ना, बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है, तो ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये आपको याद रखना है टंगस्टन धातु का ही बनता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बनता है, उच्च गलनांक वाली धातु होती है, ये ध्यान रखना। और आपने बचपन में देखा होगा कि जब ये बीच का तार टूट जाता है टंगस्टन का, तो अपन क्या करते हैं? अपन उस पर से लट्टू को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर जोड़ नहीं पाता। फिर अपन लट्टू के ऊपर को कांच को फोड़ते हैं और टंगस्टन को जोड़ते हैं, और जैसे ही होल्डर में लगाते हैं भप बोल जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन जो है ये याद रखना सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है। तांबा भी,
तांबे के भी बहुत सारे उपकरण बनते हैं, जैसा कि आपको पता है निकिल भी हो जाएगा और चांदी भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित, रिपीट हो गया क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हो जाएगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद या फिर लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखना लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और जो ये लाला लाजपत राय है, इनके बारे में आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो फिर दोस्तों लाला लाजपत राय जो है, साइमन कमीशन में जब कोई भारतीय सदस्य नहीं थे तो लाला लाजपत ने विरोध किया तो लाहौर में पुलिस की लाठियों से इनकी हत्या हो गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म 1906 में अलीराजपुर के भावरा में हो गया था। चंद्रशेखर आजाद के बारे में याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हरा, जिसका मुख्यालय कानपुर में था, 1924 में स्थापना हुई, उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था ना 1925, उसमें भी ये शामिल थे। और फिर साथ ही साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हसरा, हसरा है, 1928 में 8 यानी ठाठ से स्थापना हुई थी हसरा की, याद रखना। उसके भी संस्थापक सदस्यों में कौन थे, चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो हरा के संस्थापक सदस्यों में थे, काकोरी कांड में शामिल थे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1928 में स्थापना हुई थी, उसके भी संस्थापक सदस्यों में ये शामिल थे। नई दिल्ली में स्थापना हुई थी और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे, ये ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद। इतना सभी को समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले ओलंपिक खेल जो है डॉट 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 में आयोजित किए गए थे, एथेंस, जकार्ता, पेरिस या फिर बीजिंग में। बताइए पहले ओलंपिक खेल जो है कहां पर आयोजित किए गए थे, तो एथेंस यूनान में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एथेंस यूनान जो है उसमें 1896 में पहले ओलंपिक आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले ओलंपिक 1896 एथेंस यूनान में आयोजित किए गए, 1900 में पेरिस में हुए थे, फिर 2004 में एथेंस यूनान में हुए, 2000 में कहां हुए थे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुए थे 2000 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, हर साल मार्च के महीने में दोस्तों चापचरकुट त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड या फिर उड़ीसा में मनाया जाता है, बताइए। तो हर साल मार्च के महीने में दोस्तों चापचरकुट त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है मिजोरम। मिजोरम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो चापचरकुट हो जाएगा। ठीक है, चापचरकुट त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है, मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, चापचरकुट त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, मिजोरम में चापचरकुट त्योहार जो है ये मनाया जाता है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक जो अष्टाध्याय है उसके लेखक कौन है, सुश्रुत हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे, पणिनि हो जाएंगे या फिर सूरदास हो जाएंगे। तो याद रखना प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक जो अष्टाध्याय है उसके लेखक कौन हो जाएंगे, पणिनि हो जाएंगे। उसके लेखक पणिनि हो जाएंगे और पणिनि की रचना आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, अष्टाध्याय। पणिनि की रचना कौन सी हो जाएगी, अष्टाध्याय हो जाएगी। और पणिनि जो है ये महापद्मनंद के अच्छे मित्र थे, याद करो, महापद्मनंद के अच्छे मित्र थे कौन, पणिनि हो जाएंगे। और पणिनि की रचना कौन सी हो जाएगी, अष्टाध्याय हो जाएगी, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो याद रखना महापद्मनंद जो है नंद वंश के एक शासक थे नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, महापद्मनंद के अच्छे मित्र पणिनि थे, पणिनि ने संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्याय की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कितना सभी को समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सरहुल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, झारखंड में या फिर असम में हो जाएगा, बताइए। सरहुल त्योहार,
सरहुल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार जो है आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो सरहुल त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना झारखंड जो है उसमें सरहुल त्योहार मनाया जाता है। इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो सरहुल त्योहार जो है झारखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड स्थापना दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए। झारखंड स्थापना दिवस हर साल जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया भी था अभी कुछ देर पहले, 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना था। 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना था। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होके झारखंड बना था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों राज्य कब बने? आपको याद रखना है सन 2000 में बन गए थे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों राज्य जो है सन 2000 में बन गए। कब बन गए थे? सन 2000 में बन गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में, बेसबॉल में, बैडमिंटन में या फिर टेनिस में? बताइए किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो किस खेल में दोस्तों ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बास्केटबॉल है उसमें काय का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ड्रिबल। तो ड्रिबल शब्द जो है उसका प्रयोग आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, किसमें किया जाता है? बास्केटबॉल में हो जाएगा। ठीक है, तो बास्केटबॉल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का मुख्यालय स्थित है? बेंगलुरु में, पुणे में, नई दिल्ली में या फिर भोपाल में? बताइए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है, सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है ये आप सभी को ध्यान रखना है नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आप सभी को इंपॉर्टेंट याद रखना है सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है ये स्थित है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, नागरिक विमानन, पत्रकारिता या फिर ओलंपिक खेलों से रिलेटेड? पुलित्जर पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। पर्यावरण संरक्षण, नागरिक विमानन, पत्रकारिता या फिर ओलंपिक खेलों से रिलेटेड है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता से रिलेटेड है। पत्रकारिता से रिलेटेड कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो जो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है पत्रकारिता से रिलेटेड हो जाएगा। तो पत्रकारिता से रिलेटेड आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा ... के बीच की सीमा है? भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कनाडा या फिर फ्रांस और जर्मनी? तो जो 49वीं नंबर की जो समानांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है ये याद रखना अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा हो जाएगी 49वीं समानांतर रेखा जो हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या फिर 21 दिसंबर को?
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है आगा खां कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शतरंज, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल? आगा खां कप जो है ये किस खेल से संबंधित है बताइए। बताइए आगा खां कप। तो आगा खां कप जो है ये आपको याद रखना है, हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित हो जाएगा। किससे? हॉकी से संबंधित है। आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है आगा खां कप। तो आगा खां कप किससे संबंधित हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रुसेल्स में या फिर पेरिस में? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, स्थापना 1949 में हो गई थी। और नाटो का मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में। बेल्जियम ब्रुसेल्स में आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, नाटो का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? बेल्जियम ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नए ब्रिटेन का प्रतीक जो ब्रिटिश ध्वज है ये कैसा है? ओल्ड ग्लोरी है, यूनियन जैक है, ताइगू कगी है या फिर मेपल लीफ फ्लैग है? तो नए ब्रिटेन का प्रतीक जो ब्रिटिश ध्वज है वो यूनियन जैक है। यदि आपने ब्रिटिशों का जज देखा है, सॉरी नए ब्रिटेन का जो प्रतीक ब्रिटिशों का ध्वज देखा है तो वो आपको यूनियन जैक देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? यूनियन जैक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर है, परमवीर है, अशोक है या फिर शौर्य चक्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परमवीर चक्र हो जाएगा। परमवीर चक्र हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। फिर परमवीर, उसके बाद याद रखना। ठीक है, अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछ ले तो भारत रत्न। फिर उसके बाद आपको याद रखना है पद्म विभूषण है। ठीक है, भारत रत्न के बाद आपको याद रखना है पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण के बाद याद रखना पद्म भूषण है, और पद्म भूषण के बाद याद रखना पद्मश्री हो जाएगा। तो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री, ये भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न हो जाएगा। इसके बाद याद रखना पद्म विभूषण हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा और पद्मश्री हो जाएगा। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है बताइए? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगी, या फिर सभी महारत्न कंपनियां हैं। तो आईओसी भी है, बीपीसीएल भी है, एचपीसीएल भी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी महारत्न कंपनियां हैं।
अपनी भेल है ना भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में भेल जो है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जो है, इसको भी 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? देविका रानी, मधुबाला, नरगिस या फिर दुर्गा खुट्टे हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो याद रखना दोस्तों, देविका रानी हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगी? देविका रानी। देविका रानी जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन हो जाएंगी पहली भारतीय? देविका रानी हो जाएंगी, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय देविका रानी हो जाएंगे। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990 में, 1988 में, 1992 में या फिर 1993 में? बताइए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, सिडबी की स्थापना 1990 में की गई, ठीक है। तो 1990 में आप सभी को ध्यान रखना है, सिडबी की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो सिडबी की स्थापना कब हो गई थी? 1990 में हो गई थी। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है, इसकी स्थापना दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना किस वर्ष की गई? 1990। तो 1990 में आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, सिडबी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में, अरुणाचल में, हरियाणा में या फिर पंजाब में हो जाएंगे? बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है। आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आनंदपुर साहिब जो है ये पंजाब राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है? पंजाब राज्य में आनंदपुर साहिब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी की, भरतनाट्यम की, कथकली की या फिर मोहिनी अट्टम की हो जाएगी? बताइए। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो याद रखना भरतनाट्यम की हो जाएंगी, ठीक है। किसकी हो जाएंगी? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम शैली जो है उसकी प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन हो जाएंगी? इंपॉर्टेंट याद रखना, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, भरतनाट्यम शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक हो जाएंगी। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध प्रतिपादक हो जाएंगी। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में आखिरकार वेद कितने? सबसे आसान क्वेश्चन है। शास्त्रीय हिंदू धर्म का जो भारतीय साहित्य है उसमें कितने वेद हैं टोटल? उसमें याद रखना 4 वेद। उसमें कितने वेद हैं? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, उसमें 4 वेद हैं। उसमें 4 वेद हो जाएंगे, ऋग्वेद हो जाएंगे, यजुर्वेद हो जाएंगे, सामवेद हो जाएंगे और साथ ही साथ याद रखना अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएंगे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में यज्ञों की जानकारी, इसमें संगीत की जानकारी और उसमें जादू टोना वगैरह हो जाएंगे। ऋग्वेद की भाषा बहुत ज्यादा कठिन है दोस्तों, तो इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो याद रखना ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ से हमें याद रखना ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, पहला है, तो का और आ पहले आते हैं, तो ऐसे विजुअल कर लो, ऐत्रेय कौशितकी। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों तैत्रेय और शतपथ। तैत्रेय और शतपथ हो जाएगा, ये याद रखना। तो देखिए दोस्तों, याद रखना ऐत्रेय और कौशितकी हो जाएंगे, जिससे हमें ऋग्वेद की जानकारी है। तैत्रेय और शतपथ जो है, इससे हमें यजुर्वेद की जानकारी है। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह होते हैं, तो हमने कहा 7 फेरे लो, तू आगे, तू आगे, तू तू तू। तो तैत्रेय और शतपथ हो जाएंगे, जिससे हमें यजुर्वेद की जानकारी है। सामवेद की जानकारी याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट, पंचवेश और जैमिनी। पंचवेश और साथ ही साथ आपको याद रखना है जैमिनी। पंचवेश और जैमिनी हो जाएगी, जिससे हमें सामवेद की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद की ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद की तैत्रेय शतपथ, सामवेद की पंचवेश और जैमिनी और अथर्ववेद की आपको याद रखना है गोपथ।
अथर्ववेद की आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, वो फतेह हो जाएगा। तो ये टोटल 4 वेद हैं और वो ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे हमें वेदों की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 वेद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से दोस्तों बिहार से संबंधित है। बानी थानी, वारली पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला या फिर कांगड़ा पेंटिंग हो जाएगी। नाम से ही दिख रहा है दोस्तों बिहार से कौन सी पेंटिंग संबंधित हो जाएगी। तो बिहार से आप सभी को ध्यान रखना है मधुबनी चित्रकला हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना बिहार से कौन सी पेंटिंग हो जाएगी, मधुबनी चित्रकला। तो बिहार से कौन सी हो जाएगी, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है डॉट 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 को मनाया जाता है। 22 जून को, 15 जून को, 28 जून को या फिर 29 जून को। बताइए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। कब है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। उस्ताद सफाअत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। रुद्र वीणा के लिए, तबला के लिए, हारमोनियम के लिए या फिर वायलिन के लिए। बताइए उस्ताद सफाअत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। रुद्र वीणा के लिए, तबला के लिए, हारमोनियम के लिए या फिर वायलिन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद सफाअत अहमद खान जो है ये याद रखना तबला के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, तबला वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, तबला वाद्य यंत्र के लिए हो जाएंगे। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डॉट 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 एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली। बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी एक नृत्य रूप है। कौन सा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति दोस्तों कहां से हुई है, आंध्र प्रदेश से हुई है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत की आयरन लेडी यानी लौह महिला के नाम से जाना जाता है। मैरी कॉम, दीपिका पादुकोण, लता मंगेशकर या फिर अपनी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी जिन्हें भारत की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। 1966 में ये भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इन्हीं के समय में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। याद रखना इन्हीं के समय में पोखरण में परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। इन्होंने 1975 में नेशनल इमरजेंसी भी लगाई थी। इनके समय में 2 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। आर्टिकल 352 के तहत हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब, और दूसरा आंतरिक अशांति फैल गई थी। इस वजह से भारत में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए। लता मंगेशकर के तो गाने आपने जरूर सुने होंगे। लता दीदी इंदौर की हो जाएंगी, ये ध्यान रखना लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर इंदौर की हो जाएंगी और लता मंगेशकर के गाने आपने जरूर सुने होंगे। और इंदिरा गांधी जो है आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, ये ध्यान रखना। भारत की ये प्रधानमंत्री रही। भारत पाकिस्तान युद्ध इन्हीं के समय पोखरण में परमाणु परीक्षण और नेशनल ये आंतरिक अशांति का यूज करते हुए इन्होंने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। किसने, इंदिरा गांधी जी ने हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी। सबसे आसान क्वेश्चन। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, काबुल हो जाएगी। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी हो जाएगी, काबुल हो जाएगी। भारत की राजधानी सभी को पता है ना, या भूलभाल है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है। कपिल मुनि, गौतम मुनि, जैमिनी या पतंजलि। तो याद रखना सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है, कपिल मुनि हो जाएंगे। कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक हो जाएंगे। जबकि पतंजलि की हम बात करें तो पतंजलि जो है ये शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। आप सभी को ध्यान रखना है पतंजलि रहते थे। पतंजलि की रचना है महाभाष्य और योग सूत्रवृत्ति।
ऐसे याद रखो कि पतंजलि का जो डब्बा होता है उसमें महान महान भाषाएं लिखी जाती है, और रामदेव बाबा जो है वो बैठे बैठे क्या करते हैं, योग करते हैं। तो महाभाष्य और योग सूत्रवर्ती, ठीक है। तो महाभाष्य और योग सूत्रवर्ती किसकी रचना है, पतंजलि की। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पंचतंत्र किसने लिखी, सूरदास, विष्णु शर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर वाल्मीकि जी। तो पंचतंत्र की जो रचना है ये विष्णु शर्मा जी ने लिखी, ठीक है। तो आपको याद रखना है विष्णु शर्मा जी जो हैं इन्होंने पंचतंत्र की रचनाएं लिखी हैं। तो पंचतंत्र की रचना जो है वो किसने लिखी, पंचतंत्र की रचना जो है ये विष्णु शर्मा जी ने लिखी। किसने लिखी, विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है CERT का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टास्क या कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम हो जाएगी, बताइए। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टेन हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हो जाएगा, ये याद रखना, सर्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा CERT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको पता है रूप सिंह स्टेडियम है, ये किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के। ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल मिल जाएंगे, जैसे ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला बहुत ही ज्यादा फेमस किला है। ग्वालियर के किले में कर्ण महल, विक्रम महल, महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड हो जाएगा, महाराजा मान सिंह तोमर का महल, गुजरी महल, सहस्त्रबाहु मंदिर जिसे सास बहू का मंदिर कहा गया, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ग्वालियर के किले की सबसे ऊंची इमारत तेली का मंदिर यहीं पर हो जाएगा, सिंधिया स्कूल हो जाएंगी, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी आपको ग्वालियर के किले में मिलेगी, ठीक है। ग्वालियर में कर्ण मंदिर हो जाएगा, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम जो कि क्रिकेट से संबंधित है वो हो जाएगा, ग्वालियर में फूलबाग पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा भी यहीं पर है, ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं हैं, ग्वालियर में तिगरा डैम भी आपको देखने को मिलेगा, और रूप सिंह स्टेडियम भी ग्वालियर में है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ढाक जो है किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है, राय, तायरा, मटकी या फिर काठी हो जाएगा, बताइए। तो ढाक जो है ये काठी हो जाएगा, काठी नृत्य का क्या हो जाएगा, प्रमुख वाद्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे अंचल हैं, जैसे मालवा अंचल हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, बघेलखंड हो जाएगा और निमाड़ अंचल हो जाएगा, ठीक है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ अंचल हो जाएगा। अब आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये निमाड़ अंचल है इसमें काठी नृत्य होती है, और काठी नृत्य जो व्यक्ति करता है उसे पता है क्या कहा जाता है, बाना, और ढाक वाद्य यंत्र पे ये नृत्य होता है। किस पे होता है दोस्तों, ढाक वाद्य यंत्र पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ढाक वाद्य यंत्र पे ये नृत्य होता है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना, काठी नृत्य हो जाएगा जो कि ढाक वाद्य यंत्र पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोइम किस संगठन से संबंधित है, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेल या फिर इसरो से संबंधित है, बताइए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये। तो याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जो है इसरो से संबंधित हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जिसकी स्थापना 1969 में हो गई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना 1964 में हो गई, और 2013 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया था, ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, देख लेना आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का मिशन स्वच्छता से संबंधित है, उज्ज्वला योजना, जननी सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन या फिर स्मार्ट सिटी मिशन, बताइए।
तो याद करो, मोदी जी जब 2014 में आए थे तो स्वच्छ भारत मिशन लेके आए थे, तो 2014 में स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। एक उजाला योजना थी, एक उज्ज्वला योजना। उजाला योजना जो है ये एलईडी बल्बों से संबंधित थी। एलईडी बल्बों का इतना प्रमोशन किया गया कि आज तो जो पीले वाले बल्ब हैं या फिर जो ट्यूबलाइट हैं वो पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। तो उजाला एलईडी बल्बों से संबंधित है, जबकि उज्ज्वला जो है ये गैस कनेक्शन से संबंधित है। तो उज्ज्वला जो है ये गैस कनेक्शन से संबंधित है, जबकि उजाला योजना जो है ये एलईडी बल्बों से संबंधित है। ठीक है, उजाला योजना जो है एलईडी बल्बों से संबंधित हो जाएगा और उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है वेसर, संकरण और कई शैलियों का समावेश निम्नलिखित में से किस वंश की पहचान थी? वेसर शैली और भी बहुत सारी शैलियों का समावेश मिला दे हम तो ये किस वंश की पहचान थी? चालुक्य, सातवाहन, वाकाटक, कलचुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश हो जाएगा, ये याद रखना। ये जैसे अपना प्यारा भारत है, तो इसमें याद रखना दोस्तों, 4 चालुक्य हो जाएंगे। वातापी के चालुक्य हो जाएंगे, वेंगी के चालुक्य हो जाएंगे, कल्याणी के चालुक्य हो जाएंगे और गुजरात के चालुक्य हो जाएंगे। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य हो जाएंगे। तो वातापी के, वेंगी के, कल्याणी के, गुजरात के। वातापी के, वेंगी के, कल्याणी के, गुजरात के, ये 4 चालुक्य आपको देखने को मिल जाएंगे। याद रखना, भारत पे 4 चालुक्यों ने शासन किया। वातापी, कल्याणी, वेंगी और गुजरात के चालुक्य हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। आप देखिए सातवाहन वंश की हम बात करें, देखो वातापी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय थे, मंगलेश भी था। ठीक है, सातवाहन वंश की हम बात करें तो सिंधुक या सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। ये भी दोस्तों याद रखना, वातापी से पहले यहाँ थे वाकाटक, वाकाटकों से पहले यहाँ सातवाहन वंश के शासक शासन करते थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिंधुक या सिमुक हो जाएगा, सिंधुक या सिमुक हो जाएगा। फिर सतकर्णी प्रथम, फिर होल जिसने गाथा सप्तशती लिखी, फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, बहुत पावरफुल शासक था। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और फिर यज्ञ श्री सतकर्णी, ये सातवाहन वंश के पावरफुल शासक हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, फिर प्रवर सेन, फिर रुद्रसेन, फिर पृथ्वी सेन, रुद्रसेन द्वितीय, दामोदर, दिवाकर सेन, ये सभी हो जाएंगे। कलचुरी वंश का संस्थापक याद रखना कोकल प्रथम, फिर युवराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, गांगे देव हो जाएगा, लक्ष्मीकर्ण हो जाएंगे। ये कलचुरी डायनेस्टी के शासक जिन्होंने मध्य प्रदेश वाले एरिया पर शासन किया। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है चालुक्य वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है ये कर दिया गया था? बताइए किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना, किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना जो है इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है ये कर दिया गया? 2020, 2019, 2018 या फिर 2021? बताइए किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया? तो आप सभी को ध्यान रखना है 2021 में हो जाएगा। ठीक है, 2021 में आपको ध्यान रखना है मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया था, ये आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? यूएसए, यूके, फ्रांस या फिर चीन? बताइए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो वरुण है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो वरुण है ये भारत और किस देश के बीच है? बताइए। तो वरुण जो है ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, इंडिया और फ्रांस के बीच है। इंडिया और फ्रांस के बीच आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना संयुक्त सैन्य अभ्यास जो वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा, एमपी, तमिलनाडु या केरल से संबंधित है? बताइए लोक नृत्य तरंग मेल जो है ये कहां से संबंधित है? गोवा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, लोक नृत्य तरंग मेल जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो आप सभी को ध्यान रखना है गोवा से संबंधित। नेक्स्ट है निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है?
लाहो, फूलपत्ती, मटकी, जवारा। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य मालवा अंचल का प्रमुख नृत्य हो जाएगा, फूलपत्ती नृत्य भी हो जाएगा, यहीं पर होता है, ये ध्यान रखना, मालवा अंचल में होता है। जवारा नृत्य इधर बुंदेलखंड अंचल में होता है। तो ये प्रमुख नृत्य होते हैं जो कि मध्य प्रदेश में, लाहो नृत्य नहीं है। ठीक है, आपको पता ना निमाड़ में कौन कौन से नृत्य होते हैं, गणगौर हो जाएगा, काठी, फेफारिया, मांडलिया, डंडा, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी नृत्य। इधर आड़ा खड़ा, रजवाड़ी, मटकी, फूलपत्ती। इधर दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट, सेहरा नृत्य हो जाएगा, डिमरियाई हो जाएगा, कांगड़ा हो जाएगा, बदाई हो जाएगा, राई हो जाएगा, जवारा हो जाएगा। ठीक है, मौनी नृत्य हो जाएगा। और बघेलखंड में भी बहुत सारे नृत्य होते हैं, याद करो, बिरहा या अहिराई नृत्य हो जाएगा, दादर हो जाएगा, कैमाली हो जाएगा, सजना सजनी नृत्य हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में बहुत सारे नृत्य जो है ये होते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंग, पीटी उषा या फिर बराक ओबामा ने? बताइए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ये याद रखना स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है किसने लिखी है? तो याद रखना ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने हो जाएगा। ठीक है, तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक जो है ये किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग ने हो जाएगी। डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, प्रहार हो जाएगी या फिर नाग हो जाएगी? बताइए। डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है पहली मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, प्रहार हो जाएगी या फिर नाग हो जाएगी? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है पहली मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा? पृथ्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है? बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है या फिर आईटीबीपी, इंडो तिब्बत? बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है? तो सीआरपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो सीआरपीएफ हो जाएगा, ये याद रखना, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा हो जाएगा? सीआरपीएफ, बी ऑप्शन से। नेक्स्ट है, 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है या फिर एप्पल है? तो 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आर्यभट्ट जो है ये याद रखना, 1975 में छोड़ा गया भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? नेल्सन मंडेला, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर अल्बर्ट जॉन लुटूली? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नेल्सन मंडेला को मिला है। ठीक है, नेल्सन मंडेला को हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को नहीं मिला, पता चले आप महात्मा गांधी में लगा दो। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1985, 1991, 1997 या फिर 2001 में? तो याद रखना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 है ये 1991 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? परम 8000 जो है 1991 में दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है, लॉन्च किया गया। 1991 में परम 8000 जो है ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी या फिर 2 फरवरी? तो याद रखना, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? ताबो मठ, नामग्याल मठ, के मठ या फिर ससुर मठ? तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ताबो मठ हो जाएगा। ठीक है, तो ताबो मठ जो है ये याद रखना, हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून या फिर 23 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को आप सभी को ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मनाया जाता है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1925, 1938, 1929 या फिर 1931 में? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है 1925 में की गई थी। कब की गई थी? 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों ये अपनी लूसेंट सीरीज के सभी 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी का वीडियो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।